हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है डी कॉमर्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बोलता है व्हाट इज अ ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल क्या होता है? सबसे पहले ट्रेजरी बिल एक शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी कि आप इसमें शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो आपको जो रिटर्न है वो कम मिलेगा। दूसरा, इसका जो टेन्योर है वो भी बहुत कम होगा। और ये जो है डिस्काउंट में इशू होता है और रिडीम एट पार होता है। अभी ये सारी चीज़ों का क्या मतलब है, मैं आपको पहले इसको पढ़ता हूँ और फिर समझाता हूँ। ट्रेजरी बिल आर इंस्ट्रूमेंट डेट आर यूज्ड बाय गवर्नमेंट फॉर रेजिंग मनी फ्रॉम फाइनेंशियल मार्केट। अगर फाइनेंशियल मार्केट से गवर्नमेंट को पैसा लेना है, यानी कि जो भी मार्केट है वहां से गवर्नमेंट को लगता है कि पैसा थोड़ा सा ले लेना चाहिए वापस, तो वो क्या करेगा, ट्रेजरी बिल इशू करेगा। उसको जो है इट इज इशूड एज अ प्रॉमिसरी नोट विद डिस्काउंट। एज अ प्रॉमिसरी नोट इशू किया जाता है डिस्काउंट के साथ। द पर्पस ऑफ ट्रेजरी बिल इज टू फुलफिल द शॉर्ट टर्म मनी रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट फुलफिल होता है। मैक्सिमम पीरियड 364 डेज होता है और ये एक टाइप का मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। अभी ये डिस्काउंट पेश होता है का क्या मतलब है? डिस्काउंट पेश होता है का मतलब ये है कि वो लोग आपको बोलेंगे कि ये 100 रुपए का ट्रेजरी बिल खरीद लो, लेकिन वो आपको 100 रुपए में नहीं बेचेंगे, वो आपको 95 रुपीज में बेचेंगे। मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 100 से कम में बेचेंगे। और जब 364 डेज या जितने दिन का वो है उतने दिन खत्म हो जाएंगे तो वो आपको 100 रुपए देंगे। तो इसको बोलते हैं डिस्काउंट पे इशू करना और पार पे रिडीम करना। यानी कि 100 रुपए का तो था लेकिन आपको 90 में दे दिया, और फिर जब पार वैल्यू पे उसने रिडीम कर दिया, यानी कि आपको वापस 100 रुपए दे दिए, तो आपको 10 रुपए का फायदा हो गया, वही आपका इंटरेस्ट हो जाता है। तो ये होता है प्रॉमिसरी नोट। अभी आगे आने वाले क्वेश्चन में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। फिर एक्सप्लेन द वेरियस सेगमेंट ऑफ एनएससी। एनएससी के वेरियस सेगमेंट के बारे में बात करी गई है। तो यहाँ पर दो टाइप के सेगमेंट होते हैं, एक होता है कैपिटल मार्केट, दूसरा होता है डेब्ट मार्केट। अब ये कैपिटल मार्केट क्या होता है? कैपिटल मार्केट में जहां पर जो है डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये सारी चीजें ट्रेड होती है, उसको बोलते हैं कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट एक ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट प्लेटफॉर्म रहता है ट्रेडिंग करने का, यानी कि आप यहाँ पर शेयर खरीद और बेच सकते हैं, डिबेंचर खरीद और बेच सकते हैं, प्रेफरेंशियल खरीद और बेच सकते हैं। और इसको नवंबर 1995 में स्टार्ट किया गया था। इसको बोलते हैं कैपिटल मार्केट सेगमेंट। दूसरा सेगमेंट है होलसेल डेब्ट मार्केट, यानी कि यहाँ पर डेब्ट सिक्योरिटीज या फिर ऐसा बोल सकता हूँ कि फिक्स्ड इनकम वाली सिक्योरिटीज इशू होती है, जैसे कि बॉन्ड्स हो गए बहुत सारे। तो ये जून 1994 से आया है। इसमें दो पार्टीज होती है, एक होता है पार्टिसिपेंट और एक होता है ट्रेडिंग मेंबर। ट्रेडिंग मेंबर जो है वो ब्रोकर होते हैं जो एनएससी से रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, और पार्टिसिपेंट्स वो होते हैं जिन्हें खरीदना या बेचना होता है। सिंपल है, आई होप आपको ये सिंपल चीज समझ आई हो। तो ये होता है होलसेल डेब्ट मार्केट, जहां पर डेब्ट या फिर फिक्स्ड इनकम से रिलेटेड सिक्योरिटीज एक्सचेंज की जाती है, बेची जाती है, खरीदी जाती है। Question number 3. State any two reasons why investing public can expect a safe and fair deal in the stock market. Investing public can expect safe and fair deal in stock market due to these two reasons. ऐसा बोल रहा है कि अगर पब्लिक इसमें इन्वेस्ट करे तो क्यों ये पब्लिक के लिए सेफ है, ये सेफ कैसे हो सकता है? तो सबसे पहला, द फंक्शन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज इज टू प्रोवाइड द राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर. It should be guiding individual investor and educating them on the ways to deal in stock exchange. सबसे पहले जो भी हमारा स्टॉक एक्सचेंज होता है इंडिया में, स्टॉक एक्सचेंज एनएससी और बीएससी सबसे ज़्यादा फेमस स्टॉक एक्सचेंज है। तो एनएससी और बीएससी स्टॉक एक्सचेंज रहता है, इनका काम रहता है कि इन्वेस्टर को सही गाइडेंस देना, उनका प्रोटेक्शन करना। The function is to develop fair practices and code of conduct by the intermediaries involved like merchant banker, broker. दूसरा, यहाँ पर इन लोगों ने कोड ऑफ कंडक्ट बना के रखा है कि जो भी मर्चेंट बैंकर रहेंगे, जो भी ब्रोकर रहेंगे, यानी कि जो भी एजेंट्स रहेंगे जो ये डील करवाएंगे, वो सारे कोड ऑफ कंडक्ट गाइडलाइन का फॉलो करेंगे जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इशू की जाएगी। तो यहाँ पर ये दो चीजें बताई गई है जिससे जो है पब्लिक का इन्वेस्ट करना सेफ हो जाता है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4. What is the common name for beneficiary owner account, which is to be opened by the investor for trading in security? Beneficial owner is the type of person who enjoy the ownership benefit even when the property title is in the name of someone else.
In other words, any individual who have the power to vote or influence any transaction decision such as company share either directly or indirectly. देखो यहाँ पर बेनिफिशियल ओनर का मतलब क्या है, सबसे पहले ये बताया गया है। बेनिफिशियल ओनर वो होता है जो प्रॉपर्टी की ओनरशिप रखता है, लेकिन वो प्रॉपर्टी का टाइटल उसके नाम पर नहीं होता। आपको समझ नहीं आया कि प्रॉपर्टी का टाइटल उसके नाम पर नहीं है तो ये ओनरशिप उसके नाम पर कैसे हो सकती है। मैं आपको बताता हूँ, जब आपको कोई शेयर खरीदना होता है तो आप एक डीमेट अकाउंट खुलवाते हो। डीमेट अकाउंट खुलता है एनएसडीएल के पास या तो सीडीएसएल के पास, ठीक है। ये दोनों कंपनीज है जो डीमेट अकाउंट खोलती है। अब जब आप शेयर खरीदते हो ना, तब जो कंपनी है, मान के चलो आपने रिलायंस के शेयर खरीदे या टाटा मोटर्स के शेयर खरीदे, तो टाटा मोटर्स के शेयर जो है उसका टाइटल एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास रहेगा। ध्यान से सुनिएगा, उसका टाइटल एनएसडीएल और सीडीएसएल के पास रहेगा, लेकिन ओनरशिप आपके पास रहेगी। कैसे? क्योंकि एनएसडीएल जो है वो एक इंटरमीडियरी है। इंटरमीडियरी यानी कि वो आपका और कंपनी के बीच का पार्ट है। तो कंपनी अपने शेयर्स एनएसडीएल को देती है लिस्ट करने के लिए, और फिर एनएसडीएल आपके डिपॉजिटरी अकाउंट या फिर डीमैट अकाउंट में उसको डालती है। तो ये होता है बेनिफिशियल ओनर। तो यहाँ पर बेनिफिशियल ओनर के पास सारे राइट्स होते हैं। वो वोट कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है, मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, सारी चीजें कर सकता है। रिटर्न्स भी सारे उसी को मिलते हैं। एनएसडीएल सीडीएसएल को कुछ भी नहीं मिलता है। ये खाली आपकी सुविधा के लिए बनाए जाते हैं एनएसडीएल सीडीएसएल जैसे डिपॉजिटरीज, इसको बोलते हैं डिपॉजिटरीज, ठीक है। अब यहाँ पर कॉमन नेम फॉर बेनिफिशियल ओनर अकाउंट जो है उसको बोलते हैं डीमैट अकाउंट या फिर डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट, ठीक है, जो कि यहाँ पर नहीं लिखा है, आप चाहो तो लिख सकते हो डीमैट अकाउंट, डीमटेरियलाइज्ड अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 5, नेम एनी टू डिटेल्स दैट नीड टू बी प्रोवाइडेड बाय द इन्वेस्टर टू द ब्रोकर while filing a client registration form। यानी कि अगर आपको कोई शेयर खरीदना है तो अगर आप अपने ब्रोकर के पास जाओगे, ब्रोकर आपको डीमैट अकाउंट खुलवा के देगा। अभी कितने टाइप के ब्रोकर होते हैं? बहुत सारे ब्रोकर होते हैं, जिसमें से आपने कुछ के नाम सुने होंगे, टीवी पे एड्स आती है। ग्रो ऐप, अपस्टॉक्स ऐप, ज़ेरोधा, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, एसबीआई सिक्योरिटीज, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, शेयर खान, एडलवाइस। तो ये सारे ब्रोकर्स होते हैं, ये आपको डीमैट अकाउंट खुलवा के देते हैं। इसके लिए आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, बहुत सारे तो नहीं लगते, मेनली जो लगते हैं वो लगता है आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, ठीक है, और आपका बाकी पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो वही यहाँ पर लिखा है डेट ऑफ बर्थ एंड एड्रेस और पैन नंबर, क्योंकि दो ही चीज पूछी गई थी इसलिए दो ही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। सिंपल है। फिर आते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में, जिसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ अ फाइनेंशियल मार्केट, यानी कि फाइनेंशियल मार्केट का काम क्या है, फाइनेंशियल मार्केट क्या काम करता है। सबसे पहली बात, फाइनेंशियल मार्केट इन्वेस्टर के लिए अच्छी अच्छी कंपनीज लेकर आता है। अब मैं आपको बताता हूं कि फाइनेंशियल मार्केट कितना अच्छा काम करता है। मान के चलो किसी कंपनी को पैसा चाहिए, कंपनी बोलती है कि आप मेरा ओनरशिप ले लो, अब मेरा इक्विटी शेयर ले लो, मेरे को पैसा दे दो बदले में। और कोई जनरल पब्लिक भी रहती है जिनके पास पैसे पड़े हुए हैं, उनको इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई अच्छी जगह नहीं मिल रही, क्योंकि बैंक वाले तो 3-4% दे रहे हैं, एफडी वाले 5-6 दे रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो अब ये सोचते हैं कि मैं इक्विटी शेयर में पैसा डाल दूं, और कंपनी वाले सोचते हैं कि मैं पब्लिक से पैसा ले लूं। तो ये दोनों को मिलाने का काम फाइनेंशियल मार्केट करती है। सबसे पहला, फाइनेंशियल मार्केट एक्ट एज अ सोर्स ऑफ सेविंग फॉर द पीपल विच इज प्रॉफिटेबल, यानी कि उनकी सेविंग का सोर्स होता है। द मनी विल बी यूटिलाइज फॉर सम अदर पर्पस एज वन पर्सन सेविंग विल बिकम द कैपिटल ऑफ अदर। किसी एक इंसान की सेविंग जो वो दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट करता है, वो दूसरे कंपनी के लिए कैपिटल बन जाएगा। ये भी एक बहुत अच्छी फायदा है। मनी कैन मल्टीप्लाई एज इट इज बीइंग इन्वेस्टेड विदाउट बीइंग केप्ट आइडल, और मनी जो है वहां पर ग्रोथ करेगा, आपका पैसा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा, आपको कमा के देगा। वो बोलते हैं ना, पैसे से पैसा बनाया जाता है, ऐसे ही बनाया जाता है। सेकंड, it is helpful in determining the prices of securities with the forces of demand and supply. It help investor to get proper price for the saving and investment by them. फाइनेंशियल मार्केट ये भी काम करता है। अब मान के चलो अगर फाइनेंशियल मार्केट नहीं होता तो आप कंपनी के पास जाते, कंपनी बोलती मेरे को शेयर देने हैं, आप बोलते हैं कि मेरे पास पैसा है मैं आपको दूंगा, आप मेरे को शेयर दे दो।
ये तो डील हो गई, लेकिन प्राइस क्या होगी? कंपनी बोलेगी मैं आपको 10 रुपए का शेयर 100 रुपए में दूंगी, आप बोलोगे क्यों भाई, मैं 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में खरीदूंगा। कंपनी बोलेगी इसका प्राइस 100 है, आप बोलोगे इसका प्राइस 10 है। तो इसीलिए फाइनेंशियल मार्केट ये प्राइस को डिटरमाइन करता है कि कितने प्राइस में आपको सेल या परचेज करना है। कैसे डिटरमाइन करता है? वो ये देखता है कि क्या कंपनी के शेयर की डिमांड ज़्यादा है। अगर डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस ज़्यादा होगी, और अगर डिमांड नहीं है तो प्राइस कम होगी। सिंपल है। थर्ड, it provide the liquidity in financial market to the buyer and seller of the securities. Investor can safely invest their money and convert the investment to money whenever it is deemed necessary or as per the requirement of the investor. अब यहाँ पर ये लिक्विडिटी का भी काम करता है। कैसे करता है लिक्विडिटी का काम? क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट में कोई भी फिक्स्ड पीरियड नहीं रहता। ऐसा नहीं रहता कि आपने पैसा लगा दिया, फिर आपको 5 साल वेट करना पड़ेगा, 6 महीने वेट करना पड़ेगा, 1 साल वेट करना पड़ेगा, 3 महीना, 1 महीना, 10 दिन, 12 दिन, 2 दिन, 1 दिन। आपको वेट नहीं करना पड़ता है। फाइनेंशियल मार्केट में आपने इस सेकंड खरीदा और अगले सेकंड आप बेच दो, कोई आप पर रोक टोक नहीं होगी। तो लिक्विडिटी यहाँ पर हमेशा बनी रहती है। अगर आपको इमरजेंसी है तो भी आप इसको बेच के, तुरंत बेच के आपके फंड्स रियलाइज कर सकते हो। Financial market make it easier for people to invest without the need of spending time and money. All the necessary information for buying and selling of securities are present in the financial market, so there is no requirement to spend money for gaining knowledge, which reduces the transaction cost. चौथा पॉइंट ये बोल रहा है कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर नहीं करनी पड़ेगी। सारी इंफॉर्मेशन आपको फाइनेंशियल मार्केट के पास मिल जाएगी। अगर आपको कंपनी का चार्ट देखना है, कंपनी के बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, कंपनी का कैश फ्लो, कंपनी का कितना टर्नओवर, जो भी आपको देखना है वो सारी चीजें फाइनेंशियल मार्केट में अवेलेबल रहती है। तो वहां पर आपको डायरेक्ट सारी चीजें मिल जाती है, आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिससे आपका टाइम बचता है और आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी बचता है। तो ये 4 थे फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस। ठीक है, बहुत ही ईजी है, आपको बस ध्यान से इसको पढ़ना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, मनी मार्केट इज एसेंशियली अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स डिस्कस। जो मनी मार्केट होता है क्या वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है? इसको डिस्कस करना है। तो है बात तो क्वेश्चन में सही कही गई है कि मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर द फंड दैट आर शॉर्ट टर्म इन नेचर। शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ये कब होता है? ये बोरोइंग और लैंडिंग जो है वो बहुत इसका वेरिएबल रहता है, यानी कि ये बहुत कम टाइम में मैच्योर हो जाता है, या फिर कहूँ बहुत कम समय के लिए होता है। 1 दिन से लेकर 1 साल तक इसका टेन्योर रहता है। ठीक है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट एक्ट एज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर बिजनेस। कुछ बिजनेस को ऐसा है कि भाई मेरा पैसा आने वाला है, लेकिन मेरे को अभी 6 महीना लगेगा, मेरा फॉरेन से पैसा आने वाला है। तब तक वो क्या करेगा? तब तक वो मनी मार्केट में जाएगा और वहां से लोन ले लेगा। सिंपल है। फिर जैसे ही 6 महीने का लोन ले लेगा वो, जैसे ही वहां से पैसे आएंगे वो वहां पर दे देगा, कहानी खत्म। तो मनी मार्केट ये भी हेल्प करता है। तो ये हाईली लिक्विड होते हैं। हाईली लिक्विड यानी कि तुरंत कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर इसके ऑप्शन दिए गए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर एक्सेट्रा। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या होता है, आगे आएगी। अभी फीचर क्या होता है? बहुत लार्ज वॉल्यूम के ट्रांजैक्शन होते हैं मनी मार्केट में। मनी मार्केट में छोटे मोटे ट्रांजैक्शन बिल्कुल नहीं होते। अगर आपको चिल्लर ट्रांजैक्शन करना है 500, 1000 ये वो, तो आप शेयर मार्केट में जाइए। मनी मार्केट में 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं। हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन होते हैं, इसलिए इसको होलसेल मार्केट बोलते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो भी पार्टिसिपेंट रहते हैं वो ज्यादातर म्यूचुअल फंड रहते हैं, पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर बैंक रहते हैं, या इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन रहते हैं। क्योंकि कोई भी छोटा मोटा आदमी 15-20 लाख, 1 करोड़ रुपए का शॉर्ट टर्म लोन नहीं लेता। लेता है तो लॉन्ग टर्म लोन ही लेता है। तो जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो बड़ी बड़ी बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन, ये सारे लोग लेते हैं। ठीक है। देयर इज impersonal रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टिसिपेंट्स इन अ मनी मार्केट। जो मनी मार्केट में पार्टिसिपेंट होते हैं उनका पर्सनल रिलेशनशिप नहीं होता है, वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं। तो अगर जानते भी हैं तो एकदम ऐसा क्लोज वाला है, मतलब ऐसा घर में उठक बैठक नहीं रहती उनकी। जानते भी हैं तो ऐसे रेफरेंस के थ्रू जानते हैं। ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3,
डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट में और मनी मार्केट में क्या डिफरेंस है? सबसे पहला, कैपिटल मार्केट का टाइम स्पैन हमेशा ज़्यादा होता है, क्योंकि कैपिटल मार्केट में हम मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन्स या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जबकि मनी मार्केट मैंने आपको ऊपर समझाया 1 साल तक होता है, उससे ज़्यादा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट नहीं चलता। लिक्विडिटी लेस लिक्विड होगा क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए है, मनी मार्केट हाईली लिक्विड होगा क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए है। एक्सपेक्टेड रिटर्न इसके हायर रहेंगे क्योंकि इसमें रिस्क भी हाई है कैपिटल मार्केट में, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है और हम शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जो इसका रिटर्न है वो भी लो होगा। ठीक है। इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पर डिवेंचर, प्रेफरेंस शेयर और बॉन्ड होते हैं कैपिटल मार्केट में, इक्विटी शेयर भी होते हैं कैपिटल मार्केट में। मनी मार्केट में होते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, ट्रेजरी बिल्स, प्रॉमिसरी नोट और कॉल मनी, ये सारी चीजें रहती है मनी मार्केट में। फिर रिस्क, रिस्क जो है यहाँ पर थोड़ा सा हाई रहता है, लेकिन मनी मार्केट में रिस्क कम रहता है क्योंकि कम समय में ये मैच्योर हो जाते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज का क्या काम होता है? हमने पहले पढ़ा व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट का काम क्या होता है? अब हम पढ़ रहे हैं फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि जो एनएससी बीएससी है उनका क्या काम है। सबसे पहला, इट प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज। अ स्टॉक एक्सचेंज ऑफर इजी कन्वर्जन ऑफ सिक्योरिटीज टू कैश एंड ऑल्सो कन्वर्जन ऑफ सिक्योरिटीज। यानी कि स्टॉक एक्सचेंज का काम ही यही रहता है कि वो शेयर के बदले पैसा और पैसे के बदले शेयर, इसी में ट्रेडिंग करते हैं। और दूसरा बात, इस प्राइस को स्टेब्लिश करने का बहुत अच्छा काम करते हैं कि बायर और सेलर के बीच में कॉमन प्राइस डिसाइड करते हैं बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। जो फाइनेंशियल मार्केट का पॉइंट था ना, वही पॉइंट यहाँ पर भी लिखा हुआ है। Safety and regulation in a stock market trade is conducted within a defined legal framework which ensures fairness in transaction। अब यहाँ पर सेबी काम करती है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट SCRA और सेबी SEBI, ये दोनों जो है गवर्नमेंट के एक्ट बनाया गया है, गवर्नमेंट का लॉ बनाया गया है, और इसके चलते सारा जो मार्केट है वो इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलता है, इसलिए पूरा लीगल होता है। इन स्टॉक देयर इज कंटिन्यूअस बाइंग और सेलिंग ऑफ स्टॉक व्हिच कीप्स इन एनहांसिंग कैपिटल फॉर्मेशन सपोर्ट्स इकोनॉमिक ग्रोथ। अब यहाँ पर कंटिन्यू बाय और सेल चलते रहता है, जिसकी वजह से इकोनॉमी हमेशा बैलेंस रहती है, तो वही यहाँ पर बताया गया है। As share keeps changing, it indicates the corresponding change in economic condition. An economic recession will see share price fall while a boom in market will contribute to price increase. यानी कि एनएससी बीएससी से हमें ये पता चलता है कि ये भी मार्केट कैसी है, ठंडी मार्केट है कि गर्म मार्केट है। ठंडी मार्केट का क्या मतलब है कि मार्केट लो जा रही है, मार्केट में सारी सारी कंपनीज के शेयर्स गिर रहे हैं और हाई जा रही है। अगर मार्केट के सारे कंपनीज बूम मार रही है, सारे कंपनीज के शेयर्स बढ़ रहे हैं, तो वो मतलब उसका मतलब ये है कि अभी मार्केट बहुत अच्छी चल रही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी। देखो मैंने अभी आपको बताया SCBI सेबी और SCRA सीखा, तो जो इसमें सेबी रहती है उसका क्या काम रहता है? सेबी का काम रहता है कि स्टॉक मार्केट को, स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करना, उसके फंक्शंस को देखना, और अगर जो भी फंड रेज हो रहा है सिक्योरिटीज के थ्रू उस पर नजर रखना कि कहीं फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, कहीं स्कैम 1992 तो नहीं बन जाएगा, तो वो सारी चीजें सेबी देखता है। इन्वेस्टर्स को गाइडलाइन देता है कि आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सोच समझ के अपना OTP शेयर नहीं करना चाहिए। उनको एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन देता है सारी कंपनीज के बारे में, और कंपनीज के इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में भी बताता है, और फिर उसके हिसाब से जो है जो भी इन्वेस्टर रहता है वो सोच समझ के डिसीजन देता है। तीसरा, प्रिवेंट माल प्रैक्टिसेस दैट हैपन इन सिक्योरिटीज ट्रेडिंग। अभी जो सेबी है वो ये भी ध्यान रखता है कि कहीं जो ट्रेडिंग हो रही है उसमें कोई घोटाला ना हो, कोई गलत शेयर, कोई फेक शेयर ना बेचे, ये सारे चीजों का ध्यान सेबी रखता है। और यहाँ पर कोई भी जो है गलत काम ना हो, जैसे कि इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है कि मान के चलो अगर मैं कंपनी के अंदर काम कर रहा हूँ और मेरे को पता चल गया कि कंपनी का एक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, अब क्या होगा, कंपनी के शेयर गिरने वाले हैं, तो मैं फटाक से मार्केट में गया और अपने सारे शेयर्स बेच दिए, फिर शेयर डाउन हो गए और फिर मैंने खरीद लिए, तो मेरे को प्रॉफिट हो गया। तो
ऐसा ना हो इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए, ये ध्यान रखती है सेबी। सेबी एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है सारे ब्रोकर, अंडरराइटर और मर्चेंट बैंकर के लिए। इन सारों को हमेशा कॉम्पिटिटिव और प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में काम करना पड़ता है और सारे ट्रांजेक्शन के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, फिर आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनएसए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का क्या ऑब्जेक्टिव्स है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जहां पर सारे टाइप के सिक्योरिटीज लिस्टेड होते हैं, और यहाँ पर इससे जो है इन्वेस्टर में कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई, अगर ये एनएससी में लिस्टेड है तो ये कंपनी ओरिजिनल है। इजी एंड इक्वल एक्सेस थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क विच इंक्रीज द लिक्विडिटी ऑफ द सिक्योरिटीज। सारे सिक्योरिटीज जो है उसकी लिक्विडिटी बहुत हाई रहती है, क्योंकि एनएससी में आप कभी भी सेल कभी भी परचेस कर सकते हो, तो उसके लिए आपको दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पर सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट होती है और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम यूज होता है, यानी कि फ्रॉड के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। यहाँ पर बहुत ही फास्ट सेटलमेंट होते हैं, क्योंकि सेटलमेंट साइकिल जो है वो छोटी कर दी गई है। सेटलमेंट साइकिल क्या होती है, जब आप कोई शेयर बेचते हो तो आपको तुरंत पैसा नहीं मिलता है। जब आप शेयर बेचते हो तब आपको उसका कुछ परसेंट पैसा मिलता है, तो बाकी का जो पैसा बचे रहता है वो आपको 2 या 3 दिन में मिल जाता है, तो इसको बोलते हैं शॉर्टर सेटलमेंट साइकिल। इट वॉज लुकिंग टू फुलफिल द बेंचमार्क्स एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। अभी ये जो एनएससी है ये अपने आप को एक बेंचमार्क बताता है, और ये अपने आप को फॉरेन के जो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है उसके हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 7, नेम द डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड इन द प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज दैट इज लीगली एनफोर्सेबल एंड हेल्प्स टू सेटल डिस्प्यूट क्लेम बिटवीन द इन्वेस्टर एंड द ब्रोकर। कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको, अगर आप सेल और परचेज करोगे शेयर्स के, तो आपको कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट मिलेगा जो लीगली एनफोर्सेबल रहेगा, यानी कि जिसके बेस पे आप केस लड़ सकते हो और जो कि आपका डिस्प्यूट और क्लेम को सेटल करने में आपकी हेल्प करेगा। तो उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट नोट। अभी कॉन्ट्रैक्ट नोट में नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, कितने में बेचा, कितने में खरीदा, डेट क्या था, टाइम क्या था, ब्रोकरेज कितना था, ये सारी चीजें उसमें लिखी हुई रहती है और इसकी लीगल वैलिडिटी होती है, और ये ऐसे प्रूफ जो है यूज होता है जब भी कोई लफड़ा होता है, तब ऐसे एज अ प्रूफ ये यूज होता है। और इसमें एक यूनिक ऑर्डर कोड नंबर रहता है जो कि स्टॉक एक्सचेंज हर ट्रांजैक्शन को देता है, यानी कि अगर आपने एक शेयर भी बेचा तो आपको यूनिक ऑर्डर कोड मिलता है। ठीक है, ये होता है कॉन्ट्रैक्ट नोट। फिर लॉन्ग आंसर के क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं, एक्सप्लेन द वेरियस मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। आपको मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के बारे में पूछा गया है। सबसे पहला आता है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल क्या होता है, ये एक मनी मार्केट में सारी चीजें 365 दिन से कम की रहती है। सबसे पहली बात, सारी चीजों के रेट ऑफ रिटर्न बहुत कम रहते हैं और सारी चीजों की स्टार्टिंग प्राइजेस रहती है, तो ये बात बस आप ध्यान पे रखिए। अभी जो ट्रेजरी बिल है ये एक प्रॉमिसरी नोट की तरह इशू होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। यहाँ पर जो मनी मार्केट है उसमें सबसे ज्यादा ट्रेजरी बिल बिकता है। ठीक है, और ये जो है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बेचती है गवर्नमेंट के बिहाफ में, और ये जो बिल्स रहते हैं ट्रेजरी बिल, ये 25,000 के लॉट्स में रहते हैं। यानी कि अगर आपको ट्रेजरी बिल खरीदने हैं तो या तो आप 25,000 खरीदो, या तो 50, 75, यानी कि आप जितने भी लॉट खरीदोगे ना, हर लॉट में 25,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे, यानी कि 25,000 मिनिमम है। और ये जो भी है 25,000 के राउंड फिगर में ही मिलेगा, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 175 ऐसा। ठीक है, तो ये होता है ट्रेजरी बिल्स। और ट्रेजरी बिल्स जो है डिस्काउंट में इशू होते हैं और पार में रिडीम होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। और यहाँ पर ये 91, 182 और 364 डेज के होते हैं। 91 यानी कि 3 महीने के, 182 यानी कि 6 महीने के, और 364 यानी कि 1 साल के। 3 महीना, 6 महीने, 1 साल अवेलेबल होते हैं। इसको जीरो कूपन बॉन्ड भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रिस्क और रिटर्न नहीं है। मतलब रिटर्न तो है लेकिन रिटर्न कम होगा, रिस्क बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों रिस्क नहीं होगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया है, आरबीआई ने इशू किया है, इसीलिए। फिर आता है कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर भी जो है वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होता है सबसे पहली बात, और ये अनसिक्योर्ड होता है। ठीक है, इसको भी प्रोमिसरी नोट की तरह ये भी होता है, और ये ट्रांसफरेबल होता है। इसका मैच्योरिटी पीरियड मैक्सिमम 1 साल होता है। तो अभी तक तो सारी चीजें ट्रेजरी बिल से सेम है। अब कुछ नया आएगा, दिस इंस्ट्रूमेंट विल इश्यूड बाय द कंपनीज हैविंग क्रेडिटवर्दीनेस इन द मार्केट फॉर रेजिंग शॉर्ट टर्म फंड्स। जो ट्रेजरी बिल थे वो आरबीआई इशू करती थी,
लेकिन जो कॉमर्शियल पेपर है वो बिजनेसमैन या फिर कंपनीज इशू करती है जिसका मार्केट में क्रेडिट वर्थिनेस अच्छा रहता है। फॉर एग्जांपल रिलायंस टाटा, अगर टाटा बोलेगा कि मेरे को 6 महीने के लिए पैसा चाहिए तो आप दोगे कि नहीं? डेफिनेटली दोगे, क्योंकि आपको भरोसा है टाटा एक बहुत बड़ी कंपनी है। These are used as alternative to borrowing from capital market or bank and offer lower interest than market. Commercial paper are used mainly for bridge financing. यानी कि जब आपको शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंसिंग चाहिए तब कॉमर्शियल पेपर का यूज करती है कंपनीज। फिर आता है कॉल मनी। Call money instrument are the instrument of choice for the interbanking transaction. It is a type of arrangement the bank borrows some for each other in order to maintain any kind of shortfall in CRR. अभी सबसे पहले आपको बताता हूँ दो टाइप के चीज होती है, एक होता है कैश रिजर्व रेशियो CRR, एक होता है SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो दो टाइप के रेशियो होते हैं। CRR जो है वो होता है कैपिटल रिजर्व रेशियो, यानी कि बैंक को कुछ अमाउंट का पैसा अपने पास रखना पड़ता है, कुछ परसेंटेज पैसा अपने पास रखना पड़ता है। अब मान के चलो बैंक के पास वो पैसा नहीं है ईयर एंड में, तो बैंक क्या करेगा, दूसरे बैंक से ले लेगा। जब बैंक दूसरे बैंक से पैसा लेगा तो उसको बोलते हैं कॉल मनी। कॉल मनी यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए बैंक अपने CRR की कंडीशन को फुलफिल करने के लिए दूसरे बैंक से पैसा ले रहा है, उसको बोलते हैं कॉल मनी। कॉल मनी का भी मैच्योरिटी बहुत कम रहता है और जो इसमें इंटरेस्ट पे होता है उसको बोलते हैं कॉल इंटरेस्ट या फिर कॉल रेट। कॉल रेट का जो है नेगेटिव रिलेशनशिप रहता है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के साथ, यानी कि अगर कॉल रेट कम होगा तो मनी मार्केट का रेट ज्यादा होगा और कॉल रेट ज्यादा होगा तो मनी मार्केट का रेट कम होगा। सिंपल है, ये होता है कॉल मनी। फिर आता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है वो टाइम डिपॉजिट्स होते हैं। अभी यहाँ पर लिखा ही है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, यानी कि अनसिक्योर होगा, नेगोशिएबल होगा और इसका मैच्योरिटी पीरियड 5 साल रहता है, 5 ईयर्स। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट 5 ईयर्स। कौन इशू करता है? कॉमर्शियल बिल्स आर, अरे कॉमर्शियल बिल्स कहाँ से आ गया भाई? कॉमर्शियल बिल नहीं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स आर इशूड टू इंडिविजुअल कंपनी कॉर्पोरेशन बाय द कॉमर्शियल बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कॉमर्शियल बैंक इशू करती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू करते हैं, किसको? इंडिविजुअल को, कंपनी को या कॉर्पोरेशन को। हायर डिपॉजिट है हायर इंटरेस्ट, जितना ज्यादा डिपॉजिट करोगे उतना ज्यादा आपको इंटरेस्ट मिलेगा। एट द टाइम ऑफ टाइम लिक्विडिटी सिचुएशन दिस इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड टू स्ट्रेंथन द क्रेडिट। जब टाइट लिक्विडिटी चलती रहती है मार्केट में तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है। फिर आता है कॉमर्शियल बिल। कॉमर्शियल बिल को बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज विच इज यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द फर्म। कंपनीज यूज कॉमर्शियल बिल्स टू फाइनेंस क्रेडिट सेल्स, यानी कि जो भी क्रेडिट सेल रहती है उसको कॉमर्शियल बिल से जो है आप चुका सकते हो। ठीक है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का काम करती है बेसिकली। फिर क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द रिसेंट कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स इन इंडिया। रिसेंटली कैपिटल मार्केट में क्या क्या चेंजेस आए हैं इंडिया में वो आपको बताना है। सबसे पहला, सेबी या फिर द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया। स्कैम 1992 के बाद इस एक्ट को लाया गया, जिसके चलते मर्चेंट बैंकर, म्यूचुअल फंड और जो भी प्रमोटर थे उन सारों के ऊपर नजर रखी गई। इसको रेगुलेटरी अथॉरिटी बोला जाता है और जो भी कंपनी नया पैसा इशू करना चाहती है उनको सेबी का अप्रूवल लेना पड़ता है। फिर बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी लाई गई, इकरा, क्राइसिल, केयर। तो ये सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ये बताती थी कि क्या कंपनी जो लोन ले रही है उसको चुका पाएगी कि नहीं चुका पाएगी, कंपनी की रेपुटेशन मार्केट में कैसी है, ये सारी चीजें ये बताती थी, जिससे क्या होता था कि इन्वेस्टर को एजुकेशन मिलता है। फिर म्यूचुअल फंड की ग्रोथ होने की वजह से सारे लोग जो है कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करने लग गए। Setting up of NSE and its recognition in 1994, which paved the way of trading of money market and capital market securities. जब NSE बना 1994 में तो पूरा तरीका बदल गया कि आपका जो पहले आपने पहले देखा होगा स्कैम 1992 में कैसे शेयर्स खरीदते थे और बेचते थे, तो ये आने के बाद सारी चीजें चेंज हो गई। अब सारी चीजें कंप्यूटर में हो जाती है, अब तो स्मार्टफोन में भी हो जाती है। सेटिंग अप ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, एक फंड का नाम है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। इस फंड को 2001 में चालू किया गया और इसमें जो भी पैसा आता है उसको इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए, फ्रॉड से या फिर माल प्रैक्टिसेस से प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। फिर आता है एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ सेबी, जिसमें से ऑब्जेक्टिव्स तो हम पहले ही देख चुके हैं, तो यहाँ पर कोई भी दूसरी बार देखने की जरूरत नहीं है। फंक्शंस की बात करूँ तो रेगुलेटरी फंक्शंस है, यानी कि ये पूरे एजेंट, सब एजेंट, ब्रोकर, सब ब्रोकर सारे प्लेयर्स को रेगुलेट करता है। अंडर राइटर हो गया, स्टॉक ब्रोकर हो गया, अदर इंटरमीडियरी हो गया,
सारे लोगों को रेगुलर बेसिस पे ये रेगुलेट करते रहता है सेबी। दूसरा डेवलपमेंट फंक्शन, सेबी जो है वो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट देता है स्टॉक मार्केट में, क्योंकि स्टॉक मार्केट का अच्छे से ग्रोथ हो सके, सिक्योरिटी मार्केट का ग्रोथ हो सके, इसके लिए वो अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इट ऑल्सो कंडक्ट रिसर्च ऑन इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ मार्केट एंड पब्लिशेस दैट रिसर्च इंफॉर्मेशन विच इज हेल्पफुल फॉर इन्वेस्टर एंड मार्केट प्लेयर्स इन मेकिंग प्रॉपर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सेबी जो है कभी कभी एक रिसर्च इन्फॉर्मेशन पेपर भी डालता है, जिससे क्या होता है कि जो भी इन्वेस्टर है उनको पता चलता है कि कौन सी कंपनी का रेपुटेशन कितना है और क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर, इंटरनेट ट्रेडिंग और ये सारी चीज़ों का डेवलपमेंट करता है। फिर आता है प्रोटेक्टिव फंक्शन। सीबी जो है वो फ्रॉड से और अनफेयर प्रैक्टिसेस से अपने आप को बचाता है, मतलब हमको बचाता है। सीबी हमको बचाता है इन सारी चीज़ों का यूज़ करके। अगर कोई इन्फॉर्मेशन लीक होती है तो वहाँ पर इनसाइडर ट्रेडिंग ना हो, इसका ध्यान रखता है। प्रमोटर ने ट्रेड प्रैक्टिस जो की थी वो फेयर थी कि नहीं, प्रमोटर अगर कोई सेल परचेस कर रहा है शेयर का तो क्या वो इनसाइडर न्यूज़ से तो नहीं कर रहा है। ये सारी चीज़ें सेबी ध्यान में रखता है और जिससे क्या होता है वो मैनिपुलेशन को कम करने की कोशिश करता है। दोस्तों एक फैक्ट की बात बता दूं जो आपको यहाँ पर नहीं दी गई है, सीबीज की पेनल्टी बहुत ज्यादा रहती है। सीबी की पेनल्टी 25 लाख मिनिमम, 25 लाख मैक्सिमम, 1 करोड़, 1.5 करोड़। जितना बड़ा फ्रॉड उतना बड़ा फटका आपको लगता है। तो सीबी बहुत खतरनाक है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, India's largest domestic investor, Life Insurance Corporation of India, has once again come to government rescue by subscribing 70% of Hindustan Aeronautics 4200 crore IPO. Which market is being reflected in the above case? दोस्तों एलआईसी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में 4200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए 70% इक्विटी के लिए। तो इसको बोलते हैं हम प्राइमरी मार्केट, क्योंकि ये जो एलआईसी शेयर खरीद रहा है ये मार्केट में आने के बाद नहीं खरीद रहा है, ये मार्केट से पहले ही खरीद रहा है। क्योंकि ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जो ज्यादा परसेंटेज में शेयर खरीदते हैं, इन्हीं को मार्केट में खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, इनको बाहर से ही वो डायरेक्ट खरीद लेते हैं, बाहर से आने की कंपनी से, है ना। तो स्टेट विच मेथड ऑफ रोटेशन इन द अबव आइडेंटिफाइड मार्केट इज बीइंग हाइलाइटेड इन द केस। देखो यहाँ पर जो है राइट इशू का हेल्प लिया गया। राइट इशू क्या होता है, मान के चलो मैं आपकी कंपनी का ओनर हूँ, ठीक है। मैंने अपने कंपनी को जरूरत के समय में 1 लाख दिया था और उसके बदले 10% इक्विटी ली थी, ठीक। अब आपके कंपनी को और पैसे की जरूरत है, तो एक नया लॉ में कहूँ या फिर एक नया टर्म आता है जिसको बोलते हैं राइट इशू। राइट इशू में क्या होता है, कंपनी सबसे पहले अपने इन्वेस्टर को पूछती है, यानी कि कंपनी मेरे को पूछेगी क्या आपको वापस से पैसा डालना है, और तो अगर मैं बोलूँगा हाँ मेरे पास पैसा है डाल दो, तो पहले मैं डाल सकता हूँ, उसके बाद बाहर के लोग। समझ रहे हो, अगर आपके घर में किसी के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं और आपके दोस्त के घर में भी लड़की ढूंढ रहे हैं, तो आपके जो भी पेरेंट्स है वो सबसे पहले आपके घर की लड़की ढूंढेंगे या बाहर वालों के लिए लड़की ढूंढेंगे, आपके घर के लिए ढूंढेंगे। डेफिनेटली वही काम यहाँ पर किया गया है राइट इश्यू में। राइट इश्यू में सबसे पहले जो ओनर रहता है उसको पूछा जाता है कि क्या आपको शेयर चाहिए, अगर हाँ तो वो आपको शेयर दे देते हैं, अगर आपको नहीं चाहिए तब फिर वो जनरल पब्लिक को देते हैं, ठीक है। फिर एक्सप्लेन एनी टू मेथड ऑफ रोटेशन, प्राइवेट प्लेसमेंट, ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस और ऑफर फॉर सेल। तो ऑफर फॉर सेल का मतलब क्या होता है कि इन दिस मेथड सिक्योरिटीज आर इशूड टू इंटरमीडिएटरीज सच एज स्टॉक ब्रोकर और इशू हाउस इंस्टेड ऑफ इशूइंग टू पब्लिक डायरेक्टली। ऑफर फॉर सेल में आप पब्लिक को डायरेक्टली नहीं देते हो, या तो आप स्टॉक ब्रोकर को देते हो या तो आप किसी स्टॉक हाउस को देते हो। फिर उसके बाद जो स्टॉक हाउस या फिर ब्रोकर है वो एग्रीड प्राइस में आपसे शेयर खरीद लेता है और फिर उसको मार्केट में बेचता है। दूसरा है ऑफर टू प्रोस्पेक्टस। जब प्रोस्पेक्टस की बात आती है तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत पॉपुलर मेथड है, ये कॉमनली चलता है और इसका मतलब कंपनी जो है डायरेक्ट इन्वेस्टर से पैसा लेगी, मिडल मैन कोई भी नहीं होगा। कंपनी इन्वेस्टर से पैसा लेगी जो कि पब्लिक होगी, और इससे क्या होगा कि कंपनी जो है अपना एडवर्टाइजमेंट करेगी और अपने पैसे खुद ले लेगी, सीधा सीधा कहानी खत्म, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5, ललिता को अकबर एंटरप्राइजेस के शेयर खरीदने हैं, लेकिन उसका जो ब्रोकर है खुशविंदर वो बोलता है कि आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा
और उसके पास बैंक अकाउंट तो ऑलरेडी है जिसमें कैश ट्रांजेक्शन होते हैं। तो कौन से स्टेप्स आपको लगते हैं एक शेयर को खरीदने के लिए? मान के चलो अगर आपको एक शेयर खरीदना है तो सबसे पहले आपको एक ब्रोकर ढूंढना पड़ेगा। ब्रोकर कैसे ढूंढोगे? आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स, शेयर खान, ग्रो, ये सारे में से आपको कौन सा एजेंट चाहिए, कौन सा ब्रोकर चाहिए। उसको ढूंढने के बाद आपको आपका पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, रेसिडेंशियल स्टेटस, बैंक अकाउंट की डिटेल और डिपॉजिटरी के अकाउंट डिटेल्स देने होंगे। फिर क्या होगा, वो आपके लिए डीमैट अकाउंट खोलेगा जिसको बेनिफिशियल ओनर अकाउंट भी बोलते हैं, और आपके पास बैंक अकाउंट तो ऑलरेडी है ही। फिर जब आप ऑर्डर प्लेस करोगे खरीदने का या बेचने का, तो आपको जो है इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि आपने कितने शेयर खरीदे, कितने अमाउंट के खरीदे, कौन सी तारीख को खरीदे। ये सारा चीज कॉन्ट्रैक्ट नोट में आपको दिया जाएगा। और ब्रोकर जो है एक कंफर्मेशन स्लिप जो है वो आपको ईमेल में भेजेगा। फिर ब्रोकर जो है ऑनलाइन जाएगा और स्टॉक एक्सचेंज से कलेक्ट करेगा, और जो भी आपने प्राइस में सेल परचेस किया होगा उस प्राइस में उसको सेल परचेस करेगा। ठीक है। फिर when share can be either bought or sold as per the price mentioned by the investor, the broker will be notified that the order will be processed electronically. On transaction being done, broker will be issued a trade confirmation slip. ये तो मैं हो गया। अभी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है तो 24 घंटे के अंदर आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलता है जिसमें ये लिखा होता है कि आपने कौन से शेयर बेचे, प्राइस कितना, टाइम कितना था और ब्रोकरेज चार्जेस कितने हो गए। और ये जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है मैं पहले बता चुका हूँ, क्योंकि ये लीगली जो है हेल्प करते हैं आपकी लॉ ऑफ सेटलिंग डिस्प्यूट। अगर आपको डिस्प्यूट है कोई उसको सेटल करना है तो उसके लिए आपको हेल्प करता है। हर ट्रांजेक्शन का एक यूनिक ऑर्डर कोड होता है और जो कोड है वो प्रिंटेड होता है। ठीक है। आफ्टर दिस स्टेप, इसके बाद इन्वेस्टर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नोट को रिसीव करते हैं और अपना शेयर का पैसा देते हैं एंड डिलीवर शेयर्स डेटा सोल्ड। इसके बाद जो भी शेयर्स होता है वो डिलीवर हो जाता है उनको। ब्रोकर जो है वो पेमेंट करता है और डिलीवर कराता है एक्सचेंज को, और इट इज नोन एज पे इन डे। तो पे इन डे का मतलब क्या होता है? जब ब्रोकर पैसा देता है स्टॉक एक्सचेंज को कोई पर्टिकुलर शेयर खरीदने के लिए तो उसको बोलते हैं पे इन डे। फिर कैश जो है वो पे हो जाता है और सेटलमेंट जो है वो कब होता है? T+2 डे में। T+2 डे का मतलब क्या कि अगर आपने आज खरीदा शेयर तो आपको आज नहीं मिलेगा, आज के रेट पे तो मिलेगा, डेफिनेटली आज के रेट पे आपको मिलेगा, लेकिन आज नहीं मिलेगा, 2-3 दिन बाद मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका शेयर सर्टिफिकेट में जो भी नाम है उसको भी चेंज करना पड़ेगा। इसलिए T+2 ट्रेडिंग डे का कॉन्सेप्ट लाया गया है, जो कि अब बदल कर इंडियन गवर्नमेंट उसको T+1 ट्रेडिंग डे करने वाली है। ठीक है। एक्सचेंज डिलीवर द शेयर और मार्केट पेमेंट टू द ब्रोकर ऑन T+2 डे। फिर जो भी एक्सचेंज रहता है वो शेयर डिलीवर करता है और पैसा ले लेता है T+2 डे में। As deal gets finalized on the T+2 day settlement, follow the rolling settlement basis on which T+2 day T refers to the trade day। जो भी ट्रेड डे होता है उसके 2 दिन बाद तक सारे ट्रांजेक्शंस कंप्लीट हो जाते हैं। एक्सचेंज डिलीवर द शेयर और मेक पेमेंट टू द ब्रोकर ऑन T+2 डे। The broker to make payment to the investor within 24 hours to pay out as already the payment is received by broker from the exchange। अब पहले के ज़माने में क्या होता था कि पैसा तुरंत नहीं लिया जाता था, जब कंफर्म हो जाता था 2-3 दिन के बाद पैसा लिया जाता था, लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं होता। आज के डेट में आपके पास स्टॉक मार्केट है, आपके पास डीमैट अकाउंट है, तो आप चाहो तो किसी भी समय में खरीद सकते हो। तो ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पर वैलिड नहीं है, लेकिन आपको इसको याद रखना पड़ेगा। फिर डिलीवर ऑफ शेयर बाय द ब्रोकर कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डीमैट विच इज एडेड directly to investor account, or in the case of securities purchase the amount is transferred इलेक्ट्रॉनिकली इन द डीमैट अकाउंट। तो जब आपका ये सारा ट्रांजेक्शन खत्म हो जाएगा, आपको शेयर्स मिल जाएंगे, तो ये सारे के सारे शेयर्स जो है आपके वो चले जाएंगे आपके डीमैट अकाउंट में। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस आपके लेकर आता रहता हूँ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।